ओके, इकोनॉमी कर रहे हैं अभी, ठीक है। बैठे बैठे बहुत कम इंटरनल फैक्टर्स, मेजॉरिटी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से सोच के देखिए, आप एग्जाम में अगर फेल हो जाए कि आपकी बहुत कम गलती हो और किसी ने रूल्स बदल दिए, कुछ और हो गया, पर आप एग्जाम में फेल हो गए। यही हो रहा है इंडियन इकोनॉमी के साथ, ठीक है। हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी थे एंड वी वर सो प्राउड ऑफ इट। अब मैथ बिहाइंड द मिस्ट्री, मतलब अब हम सिक्स पे, ऐसा नहीं फोर्थ से फिफ्थ पहुंचे, सीधा सिक्स पे पहुंच गए, ठीक है। दिस इज द आर्टिकल, हाउ इंडियन इकोनॉमी स्लिड टू सिक्स लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद जापान यूके टेक ओवर। मतलब ऐसा नहीं एक इंसान हम हमसे आगे नहीं गया, दो आगे चले गए। सेम, इंडिया स्लिप्स टू द सिक्स्थ स्पॉट इन द वर्ल्ड। सबसे पहले बता दे रहा हूं, कोई बड़ी चीज नहीं हुई है, ठीक है, एकदम क्लियर। कोई तूफान नहीं गिरा, धरती नहीं फटी, नॉर्मल सी चीज है। कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा, कुछ है भी नहीं, बस हो गया नंबरिंग आईएमएफ की वजह से। तो पढ़ना जरूरी था कि हुआ कैसे, व्हाट वर द फैक्टर्स और सोल्यूशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला ग्राफ समझो, आईएमएफ का है, ऑफिशियल है। यहां पे अगर आप देख पाएंगे ना, अभी चल रहा है 2026, ठीक है। उससे पहले अगर ध्यान 2025 में जब हमने टेक ओवर किया था, तो जो मार्जिन था वो बहुत कम था। देखिए, इंडिया इज ये, दिस इज यूनाइटेड किंगडम, दिस इज इंडिया। हम लोग 4000, ये थे 4003 डॉलर पे, अभी थे 3916। हम लोग मार्जिनली आगे बढ़ रहे थे, मार्जिनली, ठीक है। अभी भी जो दो हमसे आगे गए हैं ना, वो मार्जिनली गए हैं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए बोल रहा हूं कुछ क्रिटिकल नहीं हुआ है। पर इसी को आप आगे देखेंगे ना, 2023 में हम थर्ड पे चल जाएंगे, तीनों को हरा देंगे। जर्मनी को अभी तक हम लोग एक बार भी नहीं हराया है, ठीक है। यूके और जापान को पीछे छोड़ा है, पर जर्मनी को एक बार भी पीछे नहीं छोड़ा हमने। पर 2031 में आईएमएफ के इटसेल्फ, उनके डेटा के हिसाब से वी विल बी लीडिंग। 6792 होता है ना नेशनल पर कैपिटा इनकम, ऐसा होगा। पहले ही बता दे रहा हूं, आईएमएफ का डेटा ऊपर नीचे भी होता है, ठीक है। यही आईएमएफ का प्रेडिक्शन है। अब हुआ क्यों ऐसा, द ग्लोबल रिकॉर्डिंग, अभी जो सबसे आगे यूएसए है, फिर चाइना, फिर जर्मनी है। ये दोनों देखो बहुत स्ट्रांग है, बहुत आगे हैं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। जर्मनी विद इन रीच है, आईएमएफ भी कह रहा है। जापान और यूके को तो हम हरा देंगे, ये है कॉन्सेप्ट। अब इंपॉर्टेंट ये हुआ कैसे है, टारगेट है हमारा, वापस पहले 4 पे जाएंगे, फिर 2031 तक सबको हरा देंगे। अब समझो, हम लोग नॉमिनल में करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझिए कि दो होता है, एक होता है पीपीपी, एक होता है नॉमिनल। नॉमिनल होता है आईएमएफ के हिसाब से या वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, हर एक चीज को डॉलर में पहले कन्वर्ट करो, फिर उसका इक्वेशन निकालो, इसी को बोलते हैं नॉमिनल। आप कुछ भी करेंगे, ठीक है, वो डॉलर में किया जाएगा। और होता है ना रिग्रेसिवली, या फिर खराब किस्मत की वजह से डॉलर और रुपए का रिलेशन और खराब होता जा रहा है, डॉलर स्ट्रांग भी होता जा रहा है और रुपये गिरता भी जा रहा है। तो आप कुछ भी अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो होता है ना डबल एज सोर्ड में, दोनों साइड से हमारा नुकसान हो जा रहा है। सेकंड, पीपीपी सेंस में वी आर स्टिल एट द थर्ड पोजीशन। पीपीपी का मतलब, जो सामान आप इंडिया में खरीदो, वही सामान अगर यूएसए में, यूके में कहीं खरीदो, उस सामान को खरीदने का वैल्यू क्या है, वो है पीपीपी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कितना में मिलता है और वहां पे कितना है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में, एग्जाम्पल के लिए, अमेरिका में बस एक नॉर्मल बर्गर $2 का मिलता है, वही बर्गर इंडिया में $0.50 का नहीं मिलता है, 50 रुपए के आसपास मिल जाता है, ठीक है। ये होता है पीपीपी। पर सेम चीज बस अगर आप नॉमिनल में कन्वर्ट करोगे, $1 इज 100 रुपीज। समझ में आया? अब तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, कि आर रुपी इज गोइंग ऑन डिप्रिशिएटिंग। तीन चीजों की वजह से ये चल रहा है। सबसे पहला, फॉर मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब सोचिए, जंग कहीं और चल रहा है, सब कुछ कहीं और है, उससे क्या हो रहा है, हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी और क्रूड ऑयल बढ़ता जा रहा है। एक, इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ रहा है, उसका मतलब होता है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। उसका मतलब होता है हम जो भी बाहर से खरीदते हैं, उसके लिए डॉलर में पेमेंट करना है। तो अगर डॉलर में पेमेंट करना है और रुपी कमजोर होता जा रहा है, तो मान के चलिए ज्यादा पेमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रेंज में होते हैं हम, तो $1 के बदले 85 रुपीज देते। अब हम लोग ऑलमोस्ट 95 टच कर रहे हैं। परसेंटेज सेंस में सोचेगा 10-12% एक्स्ट्रा जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वोलेटिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ द रुपी। इसमें एक और चीज क्लियर कर दे रहा हूं, इट इज नॉट द रुपीज वीकनिंग, इट इज दैट द डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। दो डिफरेंट चीजें हैं, कि ऐसा नहीं कि हमारा फंडामेंटल्स वीक हो गए, इट इज कि अमेरिकन डॉलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द होल सिनेरियो ईरान वाला, पता है ना। अब बिकॉज डॉलर बीइंग डॉलराइजेशन, पेट्रो डॉलर, डॉलर बीइंग द नेशनल करेंसी और द इंटरनेशनल करेंसी, कुछ भी ऐसा कुछ होता है ना दुर्घटना, या लोगों के मन में डर आता है, तो लोग डॉलर की तरफ भागते हैं, तो उसका वैल्यू बढ़ता है। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि हमारा वैल्यू गिर रहा है, बस बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके साथ ये जीडीपी का फॉर्मूला है, सबसे बेसिक, एनसीईआरटी में लिखा होगा, C+I+G+ XM। XM मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये है इंपॉर्टेंट। बाकी सरकार का जो है इन्वेस्टमेंट, वो सब वैसे ही चल रहा है। इनफैक्ट वी आर आल्सो डूइंग बेटर इन सम एस्पेक्ट्स, बट जहां ये आता है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यहां हम पीछे हो जा रहे हैं, बिकॉज वी आर हेविली रिलाइंग ऑन इंपोर्ट्स। प्लस अभी सोचे इंपोर्ट शॉर्टेजेस भी चल रहा है, एलएनजी का भी दिक्कत आ गया है, पेट्रोल का भी आ गया, सब साथ में हो रहा है।
इसके ऊपर से जैसे कॉस्ट तो बढ़ ही गया है, बैरल पहले कितना था अप्रोक्सीमेट 75 80, अब 100 110 120 तक जा चुका है, ये कॉस्ट बढ़ा। उसके ऊपर से जब सोच के देखिए हमारा रुपी भी गिर रहा है तो ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इतना ही गणित है। अब लास्ट स्लाइड ये है, थर्ड जो है ये कहा था ना कि आपने एग्जाम में फेल हुआ तो उसमें जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था वो हमारा अपना खुद से था। ये कंट्रीब्यूशन क्या था, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, ठीक है, और या वर्ल्ड बैंक, टेक्निकली आईएमएफ वर्ल्ड बैंक सब मिला के हमारा जो कैलकुलेशन का बेस ईयर था ना वो बहुत पुराना था, ठीक है। तो वी हैव मेड द बेस ईयर अप टू डेट, ठीक है। पहले था 2016 बोला या 11-12 चेक कर लीजिएगा, दिया है क्या पहले था, हाँ ओके नहीं दिया हुआ, पहले था बेस ईयर, अब है 2022-23 को बेस ईयर लिया गया है। उसमें क्या हुआ, कुछ कैलकुलेशंस में एरर आ गए बस। जब ओल्ड बेसलाइन था तो हमें लगता था 357 लाख करोड़ इज आवर जीडीपी, जस्ट अ नंबर। जब नया बेसलाइन बनाया गया ना 2022-23 बनाया गया तो फिर बोला कि नहीं 345 यहां 12 लाख करोड़ का ऊपर नीचे हो गया। ये कुछ हद तक कहा गया कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होता है ना उसको हम ज्यादा होता है ना अप्रिशिएट करके चल रहे थे, पर जब एक्चुअल नंबर्स आए तो कम हो गया। तो 12 लाख करोड़ अगर कम हुआ तो हमारा रैंकिंग ऑटोमेटिकली पीछे चला गया, ये है, ठीक है। अब देखना ये वही तीनों चीज को सीट में बोला जा रहा है कि हमारा डोमेस्टिक तो ग्रो हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वी आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि बाय 2031 वील बिकम द थर्ड लार्जेस्ट, जर्मनी को भी हरा दें। पर उसी में ये फनेलिंग इफेक्ट में यूएसडी कन्वर्जन भी डाल दीजिए आप और ग्लोबल भी देखेंगे तो फिर कम हो जा रहा है इंपैक्ट, क्योंकि कुछ भी करना है इन नॉमिनल टर्म्स। पीपीपी में याद रखेगा वी आर स्टिल द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट इन नॉमिनल टर्म्स जब सब कुछ डॉलर में कन्वर्ट होता है तो हम पीछे हट जा रहे हैं। अब व्हाट हैपेंस, ये तो जियोपॉलिटिकल समझ में आ गया होगा कि सबके वजह से बैरल का डॉलर 100 से 120 तक चल रहा है। फिर थर्ड रुपी डिप्रिसिएशन और मल्टीप्लायर इफेक्ट कि भाई सब कुछ एक ही साथ अगर हो रहा है तो हमारी सरकार क्या दुनिया की सारी सरकारें मिलकर कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कोई पेट्रोल का कॉस्ट होता है ना कंट्रोल कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा, ये भी एक रीजन है। अब करना क्या है, देखो कुछ भी करना है इंडिया को सेंस में लेके चलिए, ठीक है। होता है द होल पर्सपेक्टिव इज बेस्ड ऑन द इंडियन पर्सपेक्टिव। सबसे पहले ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट ये है कि भाई डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा अभी भी है 55 से 60% है, कोई दिक्कत। डोमेस्टिक कंजम्पशन का मतलब है जितना भी हम इंडिया प्रोड्यूस करते हैं, जीडीपी में होता है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 55 से 60% अंदर ही हम कंज्यूम करते हैं। एज होता है ना अपोजिट टू चाइना, कि चाइना इज अ प्रोडक्शन नहीं एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, कि अगर बाहर वाले लोग लेना बंद कर देंगे ना तो चाइना बेचारा ठप पड़ जाएगा। हमारे साथ ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट्स डिपेंड ऑन चाइना। सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, सिंपल है यार, आबादी इतनी ज्यादा है, इतने सारे लोग हैं तो भाई हम लोग बहुत कुछ कंज्यूम करेंगे और करते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 15 20 30 ईयर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी चल ही रहा है, यूपीआई रेवोल्यूशन चल रहा है, इसमें एआई भी डालना था टेक्निकली कि एआई का रेवोल्यूशन भी आ गया है इसमें। प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी पुश कर रही है, जितना आप सोच सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पीएलआई सब चीज के लिए सरकार पूरा पैसा पंप कर रही है। इनफैक्ट एलपीजी सब के लिए आपके घर तक अभी तक ऑफिशियली दिक्कत आना चालू नहीं हुई है। सरकार हैज कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ टू सम एक्सटेंट पेट्रोल आल्सो। और क्रिटिसिज्म ये है कि अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, इसलिए शायद जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आएगा 10-20 रुपए बढ़ जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। लास्ट इज सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, मतलब पहले मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज डिपेंडेंट ऑन चाइना, अब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एवरीवन इज फाइंडिंग द सेकंड ऑप्शन कि चाइना से हट के क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया इज आल्सो द सेकंड ऑप्शन एंड इंडिया इज आल्सो फाइंडिंग सम सेकंड। देखिए सारी दुनिया पहले चाइना पर डिपेंडेंट थी इंक्लूडिंग इंडिया, अब सारी दुनिया जो है चाइना से हट के किसी और को खोज रही है। उस ऑप्शंस में कभी कभी इंडिया का भी नाम आ जा रहा है कि कुछ काम हमें मिल जा रहा है। सेकंड फेज में कि हम भी चाइना में बहुत डिपेंडेंट थे तो हम इंटरनल प्रोडक्शन ही बढ़ा रहे, प्लस वी आर आल्सो रिलाइंग ऑन सम अदर कंट्रीज, मोस्टली वियतनाम सब, ठीक है। दैट इज, अब दिक्कतें क्या है जो हमेशा रहेंगी, हो सकता है सबसे बड़ी दिक्कत यह है लो पर कैपिटा इनकम। आप सोच के देखो 2031 का ही सोच लीजिए आप कि भाई 4 साल में 5 साल में 6 साल में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे इन पीपीपी टर्म्स, सॉरी इन नॉमिनल टर्म्स, ठीक है बन जाएंगे। पर उससे इनइक्वालिटी डिवाइड कम होगा क्या, जो हमारी मेन आबादी है उस तक पैसा जा रहा है क्या, सवाल वहीं पे है कि भाई हम जितना ऊपर बन जाए, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है जिसको हम सर्वोदया अंत्योदया कहते हैं, वहां तक पैसा जा रहा है क्या, ये है सबसे बड़ी दिक्कत। इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, सेम इनइक्वालिटी, समझ गए ना। इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमारा हाल आपको पता ही है। और बेसिक है एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज जो आज भी है, चाइना जब चाहे, चाइना तो छोड़ो, चाइना तो बेचारा अच्छा शांत बैठा हुआ है, अमेरिका जब चाहे कुछ भी कर रहा है। कल ही न्यूज आया कि भाई 200% टैरिफ लगा दिया है, मतलब बस खेल चल रहा है, बट वी आर ऑलवेज एक्सपोज टू एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज। लास्ट इज ह्यूमन कैपिटल इश्यूज, इतनी बड़ी आबादी है पर आर वी स्किल्ड इनफ,
ये है सवाल, मतलब आबादी है पर है क्या, टैलेंट है क्या होता, बस ये है। लास्ट स्लाइड इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ट्रूथ नोज नो कलर, इसका मतलब ये है, जैसे कोई ये बोलता है हमारी इकोनॉमी पीछे जा रही है तो बहुत सारे लोग लड़ने आ जाते हैं, ठीक है। सच मतलब होता है ना, फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टिंग दैट वी आर फॉलिंग बिहाइंड, इससे हम कमजोर नहीं होते, दैट डज नॉट नोवेयर शो दैट वी आर, होता है ना, डिसरिस्पेक्टिंग आवर इकोनॉमी, डिसरिस्पेक्टिंग आवर नेशन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल दैट वी आर मेकिंग आवरसेल्व्स अवेयर, ताकि हम बेटर कर पाए, ठीक है। इतना ही है, याद रखिएगा, ट्रूथ नोज नो कलर, सच्चाई सिर्फ सच्चाई होती है, सत्य को एक्सेप्ट करना चालू कीजिए। थैंक यू।